नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। संसद में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार भारत की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और हमें इसके खिलाफ अपनी आवाज को एकजुट करना होगा। आज की बैठक में पेगासस जासूसी कांड पर साझा राजनीति की बनाई गई कि बैठक तृणमूल, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, लेफ्ट समेत कुछ 14 दलों के नेता उसमें शामिल हुए। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड पर संसद के भीतर चर्चा कराने और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग करता रहा है। 2 किलोमीटर में 3 अलग अलग संसद बने हैं और यह है हमारा सवाल आज का कि एक स्थिति ऐसी हो गई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि 2 किलोमीटर की रेडियस में 3 अलग अलग संसद चल रही हैं। कृषि कानून और पेगासस पर सरकार घिरी है। संसद में दंगल के लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर आप पूछें ये 3 संसद कौन कौन सी हैं, एक तो अपनी मेन संसद, उसके बाद दूसरी संसद जो किसान लगाए हुए हैं, और तीसरी अब विपक्ष का यह कहना है कि इस संसद में तो कुछ हो नहीं रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उससे करीब 200-300 मीटर दूरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहां पर हम अपनी संसद चलाएंगे। तो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर 3-3 संसद। तो इस दंगल के लिए जिम्मेदार कौन? आइए सुनते हैं कुछ बयान। Humiliating and shutting up the voice of the people of India and the majority of the voice of the people. The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. आइए स्वागत करना चाहता हूं मैं आज हमारे मेहमानों का। राजीव राय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सपा इस जो गठजोड़ हुआ था विपक्ष का उसमें शामिल थी। थोपाली आर श्रीनिवास वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश एमपी हैं और लीडर हैं आरजेडी के। निखिल मंडल प्रवक्ता हैं जेडीयू के और आलोक शर्मा आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आलोक जी आपसे शुरू करते हैं। एक बार फिर से प्रयास विपक्ष को एकजुट करने का, एक बार फिर से कोशिश कि सारे विपक्षी दल एक साथ आ जाए। ये प्रयास पहले भी हो चुके हैं। इस प्रयास में और अब तक के जो प्रयास हुए हैं उसमें फर्क क्या है आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है कि संकेत भाई जिस तरह से लैंड एक्विजिशन बिल रहा हो, इंश्योरेंस बिल रहा हो, जीएसटी रहा हो, तमाम ऐसी चीजें रही हैं जिनके ऊपर हमने प्रयास किया, चाहे वो राफेल रहा हो और चाहे चीन की घुसपैठ रही हो, कि तमाम विपक्ष हमारे साथ आए और मोदी जी का जो ये खोखला जो मॉडल है जो देश को पूरी तरह से खोखला करता चला जा रहा है, तो उसमें पूरी तरह से विपक्ष हमारे साथ आए। हमने पहले भी प्रयास किया और बहुत से दल उसमें पहले भी हमारे साथ आए। आज का जो प्रयास है उसमें हम विपक्ष का धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी लोग झूठ से नफरत करते हैं, जुमलों से और भाषणों से देश नहीं चलता इस बात में विश्वास रखते हैं, आज वो सब लोग हमारे साथ आए हैं और हम कांग्रेस पार्टी पूरे देश की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद देना चाहते हैं। आज आपने देखा कि जी नहीं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कुछ आए लेकिन अभी थोड़ा सा काम है बाकी। वो इसलिए क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, तो बहुत सारे ऐसे दल हैं जो भी विपक्ष में एक अहम भूमिका निभाते हैं लेकिन वो आपके साथ थे नहीं। देखिए संकेत भाई, कभी भी आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ नहीं गई। आम आदमी पार्टी उन राज्यों में चुनाव लड़ने जाती है जहां पर कांग्रेस की सरकार आनी होती है। आम आदमी पार्टी हमेशा तमाम बिलों का जिसका हम विरोध करते हैं संसद में, उनका बीजेपी के साथ वो लोग एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। वो केवल दिखावे के लिए विरोध करते हैं बीजेपी का, इसीलिए पूरा देश कहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। जहां तक बहन मायावती जी की बात है, बहन मायावती जी का भी आप एक बता दीजिए कोई प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में कहीं पर भी बीजेपी के खिलाफ रहा हो। 4 लाइन लेकर आती हैं बीजेपी के खिलाफ, उनको पढ़ के चली जाती हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अंदर खाने यहां तक पता चलता है कि उपराष्ट्रपति के लिए नेगोशिएशन चल रही है और तमाम तरह की चीजें मीडिया के माध्यम से बाहर आती हैं। तो असली विपक्ष जो अभी तक रहा वो कांग्रेस ही रहा, और कांग्रेस नहीं, तमाम मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरा है।
राफेल के ऊपर भी बहुत से साथियों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। आपको याद होगा, अखिलेश जी हो या ममता जी हो, खुलकर शायद जिस तरह से आना चाहिए था, विपक्षी दल हमारे साथ नहीं आए थे। आज जिस तरह से तमाम समस्याएं देश के सामने खड़ी हुई हैं, 3-9 जगह हमारी भूमि के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। आज जिस तरह से किसान, 10 लाख किसान देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठा है, ये गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। कुपोषण के आंकड़े, अभी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। एक तरफ स्विस बैंक में काला धन बढ़ रहा है, एक तरफ मोदी जी केवल भाषण से देश को चलाना चाहते हैं, और अभी तो कोरोना की जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आने शुरू हुए हैं। सुसाइड रेट बढ़ रहा है बिजनेसमैन के अंदर। स्कूलों में जो ड्रॉप आउट रेट है, वो ड्रॉप आउट रेट बच्चों का बढ़ रहा है। लेकिन ये सरकार केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मोदी जी के भाषण, इससे आगे कहीं नहीं बढ़ पाई। ठीक है, थोपाली श्रीनिवास जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना आलोक जी का क्या कहना है कि जो कारण है जिसके चलते अब विपक्षी दल एक साथ आए हैं, कुछ आने अभी बाकी हैं, नहीं आए हैं तो उन्होंने उसके कारण बताए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक बार को विपक्षी एकता किनारे भी रख दें, अगर वो एक हो रहे हैं तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि संसद चलाते रहने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है आपके हिसाब से? संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही मिनट लूंगा इनके जवाब देने में। ये जो आलू पूरी पर जब चर्चा हुई आज वो की नींव पिछले हफ्ते ही हो चुकी थी, जब ममता जी जब आई थी दिल्ली और परसेप्शन बैटल में राउंड 1 उनको चला गया। तो कांग्रेस पूरी तरह बौखलाई हुई है कि अगर ये ऑपोजिशन यूनिटी का जो मेंटल है अगर टीएमसी के हाथ में गया तो हमारा क्या होगा। तो आज तो ये होना ही था। अब उसके बाद जो कार्डियो हुआ तो 2 किलोमीटर का साइकिलिंग बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, राहुल जी कार्डियो एक्सरसाइज थी। वो कार्डियो एक्सरसाइज थी। अच्छा। पॉलिटिकल कार्डियो था और कुछ नहीं था। हाँ। देखिए, संसद, अब के मैं मुद्दे पे आता हूं। संसद चलाना सबका कलेक्टिव एफर्ट है। हमारी भी सुनिए, हम आपकी सुनेंगे। आज मैं देख रहा था प्रहलाद जोशी को जो स्पीच दे रहे थे, ऐसा चिल्ला चिल्ली मैंने स्कूल में ही देखा। ऐसा क्यों चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अगर आपको कोई एक्सप्रेस करना है फॉर गॉड सेक, आप मीटिंग करिए। हम कोई आपके, अगर मैं राहुल गांधी जी का वर्ड बोरो करूं, हम कोई जानी दुश्मन नहीं है। ये पार्लियामेंटेरियन, ये अगर पार्लियामेंटेरियन साथ में आके बैठे तो सॉल्व हो सकता है। थोपाली जी, श्रीनिवास जी, अब मैं ज्यादा पीछे इतिहास में नहीं जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 11 साल, दिसंबर 2010, एक पूरा शीतकालीन सत्र वो स्वाहा हो गया। उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी, वो भी यही सब बिल्कुल हवाला दे रही थी कि इतने करोड़ रुपए बर्बाद, इतने घंटे बर्बाद, ये काम नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया। और उस समय बीजेपी जो कि विपक्ष में थी, उनका यह कहना था कि भाई संसद ना चलने देना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र के लिए यह करना भी जरूरी है। तो 11 साल में क्या बदला है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि तब उस समय वो अधिकार था और अब अधिकारों का हनन है। देखिए संकेत जी, 11 साल में बहुत बदल चुका है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। जो बात हो रही है इवन इकोनॉमी पे, जो इन्होंने अभी राफेल का मामला उठाया है, कोरोना का मामला, देखिए ऐसे चीज जो हैं, तो पैंडेमिक जो हम कहते हैं वो हमारे बोल के नहीं आया, पूरे विश्व भर में आया है। अभी हमने बहुत जगह पे हमने कंट्रोल किया। अगर आप डेटा और फैक्ट्स देखें, अभी जो है गवर्नेंस के हिसाब से, आप ये बताइए मेरे को, कांग्रेस डेस्परेट है कुछ ना कुछ गलती निकालने को, मगर मैं समझता हूं आपने सुप्रीम कोर्ट में आपने दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हम भी देखेंगे पेगासस का क्या है, वी आर रेडी टू हियर। पहले वो तो सुन लीजिए। लेकिन अगर संसद में चर्चा चाहती है विपक्ष, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि कुछ मूलभूत प्रश्न को उत्तर अभी नहीं मिला है, जैसे कि सरकार पेगासस इस्तेमाल करती है या नहीं, ये हम आज तक नहीं जान पाए। देखिए संसद में जो चलना है बिजनेस कलेक्टिव एफर्ट, ट्रेजरी बेंचेस का, रूलिंग बेंचेस का, दोनों का। आप साथ में बैठ के अगर आप कोई हल ढूंढ सके दैट विल बी रियली ग्रेट। चिल्ला चिल्ली से और बाहर बैठ के ये ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये क्या पोस्टर दिखा रहे हैं, एक बार जरा देख लें। आलोक जी, क्या कुछ दिख नहीं रहा ढंग से?
देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मेरा सवाल यह है कि जासूसी क्यों की? हाँ। उसका जवाब किसी को, देशवासी को नहीं मिल रहा है। हाँ। हम जानना चाहते हैं क्या पेगासस इस केंद्र की सरकार ने खरीदा कि नहीं खरीदा, हाँ। और अगर खरीदा तो क्या गृह मंत्री के आदेश से खरीदा या प्रधानमंत्री के आदेश से खरीदा, और अगर खरीदा तो उसमें किस किस की जासूसी हुई। जहां तक बात संसद की चलने की है संकेत भाई, अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 को देखें तो बिजनेस आवर्स भी और नंबर ऑफ बिल्स पास जो हैं वो दोनों ही एनडीए में ज्यादा है। जिन बिलों का बीजेपी विरोध करती थी हमारे समय में, चाहे वो इंश्योरेंस बिल हो, चाहे जीएसटी बिल हो, तमाम ऐसे बिलों का विरोध किया, हमने उनको भी पास कराया, जबकि 6 साल तक ये सरकार राज्यसभा में अल्पमत में थी। लेकिन कांग्रेस ने जो राज्य के और देश के हित के जो विषय थे उनके ऊपर हमेशा हमने उसमें साथ दिया। मुझे आज अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के वो बयान याद आ रहे हैं, दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, जब 2.5 महीने तक 2G में संसद नहीं चली और 20 दिन तक कोलगेट में नहीं चली, और उसका नतीजा ये हुआ बाद में कि इसी सरकार ने सभी को बरी किया। तब उन दोनों का वक्तव्य था कि संसद को चलाना जो काम है वो सत्ताधारी दल का है। लेकिन मैं आज केवल ये कहना चाहता हूं, क्या एक भी स्टेटमेंट इतने बड़े विषय पर, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर माली और ड्राइवर तक की आप पेगासस लगाकर जासूसी करा रहे हैं, रात को सीबीआई का कार्यालय 2 बजे घेर लेती है। जी जी बिल्कुल। इससे पहले कि श्रीनिवास जी जवाब दें, बाकी 3 वक्ता हैं उनके पास मैं जाना चाहता हूं। जयप्रकाश जी, विपक्षी एकता, अब हम देख रहे हैं कि आज ये मीटिंग हुई, उसके बाद हम ये भी कुछ सुन रहे हैं कि एक संसद, एक मॉक पार्लियामेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो एक संसद चल रही है मेन वाली, एक चलेगी किसान संसद, और एक अब विपक्ष अपनी संसद चलाएगा। तो ये 3-3 संसद चलाने के पीछे का क्या मकसद है? सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में और संसदीय लोकतंत्र में संसद की महिमा सबसे ऊपर है। और जब संसद में हम चुन के जाते हैं तो हम जनता की आवाज उठाते हैं, जन समस्या को उठाते हैं, घटनाओं को उठाते हैं, और देश की क्या वर्तमान स्थिति है, वर्तमान को हम पर चर्चा करते हैं और भविष्य के लिए प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, जब से एनडीए की हुकूमत आई है, एक तो संसद को न चलाना चाहती है, न चलने देना चाहती है, इतने घमंड में है, इतने तानाशाही रवैया से लबालब भरा हुआ है कि संसद से कोई लेना देना नहीं है। और जब संसद नहीं चलेगा तो हम कहां जाएंगे? हम संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं। लोकतंत्र को बुलडोज करने का काम एनडीए की हुकूमत लगातार कर रही है आज 10 सालों से, और जो है लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया है। हम सवाल उठाना चाहते हैं महंगाई का। कल महंगाई जब आई थी तो कहा गया था कि महंगाई डाइन है, तो क्या महंगाई आज सखी और सहेली हो गया है? कल प्याज के माला पहने थे, लेकिन आज महंगाई आसमान ही नहीं छू रहा है, चंद्रलोक को छू रहा है। तो आज जो है महंगाई पर चर्चा हम कहां करेंगे? हम जनता की आवाज कहां उठाएंगे? आज डीजल का दाम 105 रुपया हो गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, किसान की खेती मारी जा रही है, रसोई गैस के चूल्हे जो है नहीं चल रहे हैं, मां बहन तबाही में है। तो आज हम ये आवाज कहां उठाएंगे? संसद नहीं चलेगा तो हम कहां जाएंगे? हम जातीय जनगणना के सवाल को लगातार हमारा दल राजद भी उठाने का काम किया, अन्य पार्टी भी उठाने का, महागठबंधन का करने का काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रोज कर रहे हैं, रोज यहाँ कि जातीय जनगणना कराओ। लेकिन जो है जातीय जनगणना नहीं हो रहा है। तो आज हम जो 19 विपक्षी पार्टी संसद में जाते हैं, हमारी आवाज नहीं सुनते हैं, किसानों की आवाज नहीं सुनी जाती है। 1.25 साल से किसान आज सड़कों पर है, मेहनत तो इसलिए अपनी अलग अलग संसद बनानी पड़ रही है। वह जो है हम अपनी मैं राजीव राय जी के पास आना चाहता हूं। राजीव हम संसद पर जी यादव जी आता हूं अभी 1 सेकंड, 2 लोग अभी बच गए हैं, मैं उसके बाद आता हूं आपके पास। राजीव राय जी, शायद इसीलिए क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उनकी बात नहीं उठ पा रही है, तो हो हल्ला भी हो रहा है
और बाहर अब साइकिल रैली भी हो रही है। एक तरीके से तो मुझे ये लग रहा था कहीं समाजवादी पार्टी का प्रचार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ही का पार्टी सिंबल लिए सब लोग आज संसद गए। मैं राजीव राय जी आपसे ये जानना चाहता हूं ये कब तक और कहां तक, क्योंकि ये जो विपक्षी एकता है इसको लेकर के बड़े सवाल उठते हैं, और सवाल जो मुख्य रूप से है वो यही है, कब तक और कहां तक। संकेत जी, अच्छी बात है। साइकिल पर सवारी शुभ संकेत है, क्योंकि अगला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में ही है, जहां से देश की राजनीति और भविष्य तय होता है, और वहां साइकिल ही सत्ता में आने वाली है। ये तब तक होगा जब तक देश को आज एहसास हो गया संकेत जी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी होती है जब विपक्ष में होती है। और उसका वजह है, आपको याद होगा, आप 2010 और 12 के स्टेटमेंट सुना रहे, चाहे सदन में चलने की बात पर इनका स्टेटमेंट करें। जब ये सत्ता से बाहर आते हैं तो इनको डॉलर दिखाई देता है, इनको जीडीपी दिखाई देता है, इनको बीफ एक्सपोर्ट दिखाई देता है, इनको एफडीआई दिखाई देता है, इनको जीएसटी दिखाई देता है, इनको पेट्रोल की कीमत दिखाई देती है, और तो और तब के प्रधानमंत्री की बाथरूम में नहाने की तस्वीर भी इनको दिखाई देती है। तो जो लोग विपक्ष में रहते हैं तो जो भाषा बोलते हैं, सत्ता में आने पर जो प्रवचन देने लगते हैं, देश इनका अब एक्सपोज हो गया है। कहा जाता है ना, यू कैन नॉट मेक फूल एवरीवन फॉर ऑल द टाइम। तो वो एक्सपायरी डेट के साथ झूठ भी आता है। अब एक्सपायरी डेट करीब आ रहा है, और सही बात है कि अगर देश के सारी विपक्षी पार्टियां कुछ कॉमन जो प्रोग्राम है, जो सब, ऐसा नहीं कि महंगाई से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई और जूझ रहा है, महंगाई से पूरा देश जूझ रहा है, बेरोजगारी से पूरा देश जूझ रहा है। आपको याद है सदन में वो भाषण, मेरा सवाल था कब तक। मैं बता रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं, उसी पर बता रहा हूं, कंक्लूड उसी से करूंगा। प्रधान वो भाषण याद होगा कि डॉलर की कीमत, जब रुपए की कीमत जाती है तो देश का सम्मान नीचे जाता है। सम्मान को बचाने के लिए तब तक सारी पार्टियां एक साथ इस तानाशाही सरकार को, झूठ और जुमले वाले सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी, जब तक ये वापस विपक्ष में नहीं चले जाएं, क्योंकि विपक्ष ही इनका सही जगह है। सत्ता में रहकर ये देश को बेचेंगे, देश को ठगेंगे, देश को लूटेंगे। तो देश के लुटेरों और बेचने से बचाने के लिए तब तक ठीक है। निखिल मंडल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जदयू जो आपकी पार्टी है उसकी पोजीशन आप कहते हैं कि साफ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि आप किस तरह, क्योंकि आप बात करते हैं विपक्ष टाइप, लेकिन हैं आप सत्तारूढ़ दल के साथ। तो ऐसे में जरा आप स्पष्ट कर दें, जैसे विपक्ष क्या कह रहा है कि पेगासस पर जांच होनी चाहिए, जदयू क्या कह रही है, हां भाई जांच होनी चाहिए, लेकिन आप जिस पार्टी के घटक दल हैं वो कह रही है जांच नहीं होनी चाहिए। देखिए संकेत जी, एक स्पष्ट रूप से एक बात है कि अलग अलग मुद्दे और अलग अलग तरीके से पार्टी चलती है, और सभी तरीके एक जैसे ही होते तो निश्चित रूप से हम दो दल नहीं होते। लेकिन जहां तक सरकार की बात आती है तो मैनिफेस्टो होते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं, उसके तहत हम सरकार में आते हैं। वो बहुत ही बखूबी तरीके से हम लोग लाते भी हैं और उसे जमीनी हकीकत में बदलते भी हैं, और बेहतर तरीके से बिहार और देश दोनों स्तर पे सरकार चल रही है। जहां तक जिस मुद्दे की बात हो रही है, पेगासस को लेकर के भी जो बातें हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से बातों को रखा है कि अगर लगातार इस तरह के हंगामे हो रहे हैं और पार्लियामेंट में चर्चा चाहती है, तो निश्चित रूप से ये चर्चा होनी चाहिए। आखिर सभी को जानने का अधिकार है कि कौन हमारी बात सुन रहा है, क्या क्यों सुन रहा है। तो इन तमाम चीजों को एक पटाक्षेप करने के लिए ये जरूरी है कि एक चर्चा हो। और जातीय जनगणना को लेकर के ये सवाल तो हम शुरू से ही, राइट फ्रॉम 1990 अगर आप देखेंगे तो लगातार हमने ये सवाल उठाया है कि 1931 के बाद ये जातीय जनगणना नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। और 2019 और 20 दोनों में सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें पारित हुआ, और विधानसभा और विधान परिषद में भी ये सर्वदलीय तरीके से पारित हुआ। तो निश्चित रूप से उस समय बीजेपी भी साथ थी। तो अगर आज कोई उससे इतर जाता है तो निश्चित रूप से एक्सप्लेन उन्हें करना है। लेकिन हमारा यादव जी भी कोई पर्ची दिखा रहे हैं जी, जेपी यादव जी, अब आप क्या पर्ची दिखा रहे हैं? हम पर्ची दिखा रहे हैं देश को, बिहार वासियों को, माननीय विधायकों को। विधानसभा में बाहर से पुलिस जा करके, पुलिस के अधिकारी जा करके सीधे बाहर घसीटने का काम किया। हमारी माननीय विधायिका के कपड़े जो है छत बिछत हो गए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल उठाए, विपक्ष सवाल उठाए, और जो माननीय विधायकों का अपमान नहीं किया गया, बल्कि कहने में भी लज्जा आती है कि जूते के नोक से जो है माननीय विधायकों को ठोकर मारा गया। वो किसको मारा गया? लोकतंत्र को मारा गया। किसको मारा गया? संविधान को मारा गया। छोटा सा जवाब देना चाहूंगा।
किसको मारा गया? वह जो है विधानसभा के परिसर को मारा गया और सदन को मारा गया। क्या यही अच्छे दिन है? यही डबल इंजन है जहां लॉलेस की स्थिति है, जहां हत्या है, लूट है, डकैती है, बलात्कार है, संसदीय लोकतंत्र की हत्या है। श्रीनिवास जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जेडीयू आपका घटक दल और यहां इतने सारे विपक्षी दल एक छोटी सी बात कह रहे हैं पेगासस के मुद्दे पर कि एक जांच होनी चाहिए। कोई और भी बोलना चाहता था? आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है संकेत भाई कि ये चर्चा का विषय नहीं है, जांच का विषय है। बार बार हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में एक जांच कमेटी बना दीजिए। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इतना बड़ा विषय हुआ, एक बयान तक नहीं आता है। राफेल के ऊपर हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल हैं जिनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर जांच होगी तो सील बंद लिफाफे में बात पहुंच जाएगी और कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस वजह जैसे राफेल में हुआ, इस वजह से एक जेपीसी हो, इस पे जेपीसी। ये स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में भी जो जांच हुई है उनमें भी कहीं ना कहीं सरकार। जी आलोक जी, मैं आपके पास अभी आता हूं। ये पीवी सिंधु हैं, टोक्यो से लौट आई हैं। भारत की शान बढ़ाने वाली पीवी सिंधु दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। उनका प्लेन लैंड किया, आप उनको फ्रेम में देख सकते हैं। 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीत करके देश का नाम रोशन करने वाली पीवी सिंधु अब आ गई हैं। ढोल और नगाड़े से उनका स्वागत हो रहा है एयरपोर्ट पर। इसके बाद वो संभवतः जो स्पोर्ट्स मंत्री हैं उनसे मिलने जाएंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है करें, जिसके बाद उन अपना आगे का कार्यक्रम करेंगे। बहुत ही बड़ी उपलब्धि। सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। तो ये पीवी सिंधु हैं जो कि जिनका शानदार स्वागत हुआ है दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। वो यहाँ पर आई हैं और उनकी मां से बात करने की कोशिश की हमारी संवाददाता सोनाक्षी चक्रवर्ती ने, और ये सवाल पूछा कि आप भी प्रधानमंत्री के साथ आइसक्रीम खाएंगी क्या, जैसे कि जिस बारे में खूब भयंकर रूप से जिक्र चल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ 15 अगस्त को। आपको ये भी बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो पूरा हमारा ओलंपिक्स कंटिंजेंट है, जो ओलंपिक खेलने गए भारत की तरफ से, उन सबको न्योता दिया है कि वो लाल किले पर उपस्थित हों। और प्रधानमंत्री सारे जो हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको एक तरीके से उनका अभिवादन, उनके लिए उनके प्रति इज्जत देना चाहते हैं। lot of people came and congratulated me. Of course, Ajay Singhania, everybody came from, a lot of people from DI came. I'm very thankful to Badminton Association, to everyone for supporting me and encouraging me. Tough day. Met your mother, father. How was it? It's not a tough day. It's an exciting day, and I'm it's a happy moment. So yeah, it's never a tough day. Enjoy. तो ये थी पीवी सिंधु। आपने सुना एयरपोर्ट पे जब लैंड की तो उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर उनसे पूछा गया, वो कह रही हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। अब
संभवतः वो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनसे मिलने जाएंगी। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बहुत ही बिजी शेड्यूल रहने वाला है अब उनका, क्योंकि जो महिला कंटिंजेंट है, विमेन एथलीट्स हैं भारत की, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है ओलंपिक्स में, और ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसको देश का हर एक व्यक्ति सराह रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पूरा जो ओलंपिक कंटिंजेंट है उसको आमंत्रित किया है कि वो लाल किले पर आए।